हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम सागरिका सिंह एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी वन शॉर्ट रिवीजन, जो कि आपका अभी 6 तारीख को पेपर होने वाला है ना, तो उसके लिए है ये। ओके, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं आपको बोर्ड पे करा रही हूँ। द रीज़न इज़ बिकॉज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके पेपर के जस्ट कुछ दिन पहले, दैट इज आज 30th में है, तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। एंड अगर मैं पीपीटी बनाती तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर उसको एडिट करना, उसको रिकॉर्ड करना, सो इट्स अ लेंदी प्रोसेस। सो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी में आपके लिए ये ऐसे ही मेरे पास एक तरीका था, तो इसलिए मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ाया। ठीक है, सो लास्ट ऐसे साइड में मैंने लिखा हुआ है कि 15 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटे का होगा। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बताई थी तब। ओके गाइस, सो जो पहली बार खाली लाइक रिविजन के लिए आया उसको मैं बता दूँ कि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 12th की पेंटिंग की, टर्म 2 की, तो जाकर के ज़रूर से देख लेना उसे। एंड वो आपकी लाइक डिटेल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी वन शॉट रिविजन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड इट्स सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस। तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि 3 बार हमारा फ्लैग जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, पहला हुआ था 1906, देन हुआ था 1921 एंड 1947। और मैंने 1947 के ऊपर लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 1906 पे पहले आते हैं तो 7 अगस्त को हमारा जो ये फ्लैग था ये होस्ट किया गया था। कहाँ पे हुआ था? पारसी बेगान स्क्वायर में, कलकत्ता में। फिर आते हैं कि हमें जब डिस्क्रिप्शन देना है, ऑफकोर्स सी बात है, फ्लैग के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन जब देंगे तो उसमें लिखेंगे हम लोग ग्रीन कलर में। जो फर्स्ट स्ट्रिप थी वो ग्रीन कलर की थी जिसमें 8 लोटसेस थे। ठीक है, सेकेंड स्ट्रिप जो थी वो वंश में वंदे मातरम बना हुआ था, हिंदी में लिखा हुआ था, रिमेंबर। एंड थर्ड जो उसकी स्ट्रिप थी उसमें क्रिसेंट मून और एक स्टार बना हुआ था लेफ्ट साइड पे, सन की जो सन का इमेज है वो बना हुआ था राइट साइड पे। दैट्स इट, खत्म आपका 1906। 1921 पे आते हैं, तब इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के टाइम पे ये जो फ्लैग है ये बना था, बेजावड़ा में बना था, जो कि आज का विजयवाड़ा है। ठीक है, फिर एक आंध्र प्रदेश के यूथ थे बेंगाली वेंकैया, जो महात्मा गांधी जी के पास, एरो का मतलब है बेंगाली वेंकैया, महात्मा गांधी जी के पास फ्लैग लेके आए थे। उन्होंने फ्लैग डिज़ाइन किया था। तो जब वो लेके आए थे, अब स्ट्रिप्स पे ध्यान से पढ़ो, जब वो लेके आए थे तो महात्मा गांधी ने क्या किया था? गांधी जी ने उनको सजेशन दिया था, ये वाला। ठीक है, गांधी जी ने उनको सजेशन दिया था कि इसमें वाइट स्ट्रिप भी ऐड कर दो जो बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को दिखाए। क्यों? क्योंकि ग्रीन और रेड दिखा रहे थे हिंदू और मुस्लिम को। ठीक है, फिर आते हैं, इसमें बीच में एक चरखा भी बनाया था, स्पिनिंग व्हील सा भी बनाया था, तो वो क्या दिखाता है? प्रोग्रेस ऑफ नेशन। ठीक है, हो गए खत्म ये भी। 1947 में आते हैं, जुलाई 22 पे, तभी आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी, उसने एज अ फ्री इंडिया के फ्लैग को इसको अपना लिया था। फिर आते हैं, इसमें भी 3 स्ट्राइप्स हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला आपका जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, तो वही चीज़ आपका मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस में क्या है, जैसे कि सैफरन कलर क्या बताता है हमें? करेज एंड सैक्रिफाइस। वाइट कलर बताता है ट्रूथ एंड पीस। ग्रीन कलर बताता है फेथ एंड शिवलरी। अशोका चक्र, धर्मा चक्र, द व्हील ऑफ लॉ, सब एक चीज़ है। ठीक है, ये दिखाता है प्रोग्रेस हमारे नेशन का। एंड 24 स्पोक्स जो अशोका चक्र के अंदर हैं वो दिखाते हैं 24 आवर्स प्रोग्रेस। ठीक है, वैसे मैंने आपको ये एक ही बार में लाइक एक ही टाइम पे कंप्लीट करवा दिया। ये 1947 का जितना भी पूरा सीन है हमारे आज के इंडियन फ्लैग का, तिरंगा का। इसमें आप चाहो तो और चीज़ जो लिख सकते हो, जो वहाँ पे आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। वो क्या है? वो है कि जो धर्म चक्रा है वो हमने कहाँ से लिया है? एम्परर अशोका के, वहाँ से हमने इसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, स्पिनिंग व्हील की जगह, क्योंकि 1921 में स्पिनिंग व्हील था ना, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्पिनिंग व्हील वाला। ठीक है, और अब हमने क्या किया? हमने उसकी जगह अब लिया है अशोका चक्र, एम्परर अशोका से लिया गया है, और इसको धर्म चक्र भी बोलते हैं, जो कि डीप ब्लू कलर से बनाया गया है, जिसमें 24 स्पोक्स हैं। ठीक है, तो विद दिस आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। सेकेंड पोर्शन पे आते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट इन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। ओके गाइस, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले जो कवर किया था वो ये था कि नेशनल मूवमेंट में हमारे आर्ट का बहुत बड़ा रोल था। क्यों? क्योंकि उसने एज अ व्हीकल
का काम किया था पूरे आइडिया ऑफ स्वराज, मतलब अपने आप को फ्रीडम दिलाने के लिए। आइडिया ऑफ स्वराज बताया था मैंने, फ्रीडम दिलाने की भावना। तो वो चीज़, उसके लिए आर्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फोटो अभी आ गई होगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी भारत माता की फ़ोटो, जिसने बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे हाई पॉलिटिकल फीलिंग दिखाई थी। ठीक है, भारत माता की फ़ोटो थी, एक वुमेन की फ़ोटो थी, जिसको एज अ हिंदू डिटी की तरह दिखाया गया था, हिंदू की देवी की तरह दिखाया गया था। ठीक है, जिसके हैलो बिहाइंड हर हेड था, लोटस एट फीट्स था, 4 हाथ थे, जिसमें कि एक में पीस ऑफ क्लॉथ, एक में मैन्यूस्क्रिप्ट, एक में ब्रांच ऑफ पैडी राइस और एक में रुद्राक्ष गार्लैंड, मतलब रुद्राक्ष की जो माला थी वो थी। और ये सब चारों चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी कॉमन मैन की ड्रीम है। तो जैसे कि आप पूरे बोर्ड पे देख ही रहा होगा, तो ये जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, यही की पॉइंट्स आपको बस पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, जो नंदलाल बोस का काम था वो। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हम आते हैं नंदलाल बोस का क्या रोल रहा है। हमने अभी पढ़ लिया रविंद्रनाथ टैगोर का रोल, अब हम देख रहे हैं नंदलाल बोस का क्या रोल है। तो मैंने बताया था कि नंदलाल बोस को महात्मा गांधी ने बुलाया था 1938 में हरिपुरा सेशन के लिए। ठीक है, MG मतलब महात्मा गांधी है, मिलन गावा मतलब समझ लेना। ठीक है, और क्यों बुलाया था, हरिपुरा सेशन के लिए बुलाया था, जहाँ पे जो नंदलाल बोस हैं उन्होंने पूरे कांग्रेस का जो विलेज था उस टाइम पे, मतलब एक विलेज था, उसको प्रॉपर पूरा डेकोरेट कर दिया था। या फिर वहाँ पे आप समझ लो कि सारी की सारी जो चीज़ें थी, फ़ोटोज़ वगैरह दिखाना, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने डेकोरेट कर दी थी। क्या चीज़ दिखाया था उसमें, लाइफ ऑफ कॉमन बंगाली विलेजर्स के बारे में दिखाया था। ठीक है, और क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने पहले रिक्वेस्ट किया था नंदलाल बोस को अर्लियर, किस चीज़ के बारे में, 2 चीज़ें थी। फर्स्ट इज़ आर्ट एग्जीबिशन आर्ट लखनऊ सेशन, एंड सेकेंड वन इज़ फैज़ापुर कांग्रेस सेशन ऑफ 1937। तो 3 सेशंस हुए हैं, याद रखना, 1936, 37, 38, लगातार 3 साल। पहला हुआ है लखनऊ में, दूसरा हुआ है फैज़ापुर कांग्रेस सेशन, और तीसरा हुआ है हरिपुरा सेशन। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पार्ट पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो आर्टिस्ट हैं उनका, मतलब बेसिकली उन्होंने क्या क्या मोटिवेशन दी है, यूथ को कैसे बिल्कुल इफेक्ट किया है, तो वो सारी चीज़ें। गाइस, सो लास्ट में आता है हमारा कि आर्टिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो बेसिकली उनका कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने एडुकेट किया पीपल को। कैसे एडुकेट किया भाई, उनके आइडियाज़ लोगों तक पहुंचाना, जिन लोगों को पता नहीं था पहले ब्रिटिश के थॉटलेस प्रोसेस से कैसे अलग होना है, तो उनसे अलग करना, एडुकेट करना लोगों को उनके आर्ट के थ्रू। फिर आता है रिच कल्चरल हेरिटेज को दिखाना, कि जिससे लोगों के अंदर जो जागरूकता है नेशनलिज्म की वो और बढ़े। देन आता है उसके बाद माइंड अवे फ्रॉम ब्रिटिश आइडियाज़, ब्रिटिश के आइडियाज़ से अपने इंडियन के आर्ट को दिखाना, ब्रिटिश के आइडियाज़ को अलग करना, तो दैट इज़ मोस्टली इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर आता है वेस्टर्न कल्चर, ब्रिटिश आइडियाज। तो सबसे बेसिक पॉइंट यही है, ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये आपका सबसे मेन पॉइंट है कि ब्रिटिश के आइडियाज से अलग करना और वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस को हटाना, ये आर्टिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और यही सारी चीज़ें से ही सक्सेशन आया है, ये जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, सक्सेशन आया है, तो यही सारी चीज़ों की वजह से आया है नेशनलिस्ट मूवमेंट का। और इसमें पोएट्स का, पेंटर्स का, राइटर्स, स्कल्पचर्स, म्यूजिशियंस, पॉलिटिशियंस का बहुत सारा रोल था। सबसे ऊपर हम आर्ट के बारे में पढ़ रहे तो आर्टिस्ट का ये रोल था। मैंने जब आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कराए थे, तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपके स्कल्पचर्स का नाम ले सकते हो, ट्रायम्फ ऑफ लेबर हो गया, आपके संथाल फैमिली हो गया। फिर आप आर्टिस्ट में नाम, अभी हमने देखा रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आया, नंदलाल बोस का नाम आया, तो ये सारे आर्टिस्ट हैं और ये सारे कुछ स्कल्पचर्स हैं, इसका एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, विद दिस आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज बंगाल। ओके गाइस, सो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। आपका सैम्पल पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया है और यही वाला पोर्शन आया है, तो इसको ध्यान से समझना। आपसे पूछा था ना, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बताना है, आर्टिस्टिक फीचर्स बताने हैं, उसके बाद नेशनलिज्म का क्या रोल रहा है, बंगाल स्कूल से क्या निकाला गया रोल, वो बताना था। फिर एक कोई पेंटिंग बता करके उसका डिस्क्रिप्शन बताना है। तो ये तो वहाँ से यहाँ से आपका सैम्पल पेपर में पूछ लिया गया। आपका पेपर में और आ सकता है या तो ये, या फिर जो मॉडर्न ट्रेंड्स है, मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि मॉडर्न ट्रेंड्स आपका मतलब कौन कौन से आपको आर्टिस्ट पता हैं, उन आर्टिस्ट का क्या रोल रहा है मॉडर्न ट्रेंड्स में, मॉडर्न पेंटिंग्स में उनका क्या है, तो वो सारी चीज़ें तो वो भी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब आते हैं अपने बंगाल स्कूल पे। तो बंगाल स्कूल में सबसे पहली बात तो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, 20th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ था। ये फ्लरिश हुआ था एशियन और
इंडियन के स्टाइल को मिक्स करके, जब मैंने आपको पढ़ाया था ये चैप्टर तो मैंने बताया था ना कि दो स्टाइल को मिक्स करके बनाए गए, इंडियन और एशियन। फिर आते हैं आर्ट स्कूल खोला था ब्रिटिशर्स ने, कहाँ पे, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, लाहौर, इन जगहों पे आर्ट स्कूल खोला था। लेकिन जो हमारे इंडियन के आर्टिस्ट थे जैसे कि अवेंद्रनाथ टैगोर, ई.बी. एवल, इनको बहुत डर था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पड़ रहा है हमारे इंडियंस पे, तो इसी रीज़न से 1896 में इन लोगों ने फैसला किया कि हम एक आर्ट स्कूल खोलेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स वहीं से ही आया है। एंड काल भवाना, जो ऊपर टॉप पे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, काल भवाना, ये फर्स्ट इंडियन आर्ट स्कूल खोला गया। ठीक है, उसके बाद आता है कि अवेंद्रनाथ टैगोर ने कौन कौन से जो टेक्निक्स है वो यूज़ किए कि मतलब जो इन्फ्लुएंस है ब्रिटिशर्स का वो हट जाए। तो उसमें आता है कि इन्होंने टेम्पर एंड वॉश टेक्निक यूज़ किया था। टेम्पर एंड वॉश टेक्निक क्या होता है, जो इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग प्लस जापानीज़ पेंटिंग प्लस चाइनीज़ पेंटिंग को मिला करके बनाया जाता है, वो है आपका टेम्पर एंड वॉश टेक्निक। इसी से आपका एक पेंटिंग भी है दैट इज़ जर्नीज एंड, जो कि मैंने बताया था आपको कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर हम आते हैं कि अवेंद्रनाथ टैगोर के जो स्टूडेंट्स थे, जो उनके लाइक फेमस स्टूडेंट्स थे, वो कौन कौन थे, नंदलाल बोस, असीत हल्दर, सुरेंद्र नाथ कर एंड मैनी मोर। ये 3 नाम बहुत इजी हैं तो इसलिए मैंने 3 नाम बोर्ड पे भी लिख दिए हैं। बाकी आपके एक और थे, वो थे सत्येंद्र नाथ मजुमदार, तो बहुत ही टिपिकल सा नाम हो जाता, लिखने में दिक्कत होती, तो इसीलिए मैंने आपको नंदलाल बोस, असीत हल्दर, सुरेंद्र नाथ कर, ठीक है, कि जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, और मैनी मोर, तो आपको 3 नाम भी याद हो गए। फिर आते हैं कि ये क्यों फेमस थे, क्या रीज़न था इनके फेमस होने का। तो इनका था इन्होंने डिफरेंट फॉर्म यूज़ किया था यूरोपियन नेचुरलिज्म से। यूरोपियन नेचुरलिज्म जो इनका डिस्टिंक्ट स्टाइल, मतलब यूरोपियन स्टाइल था उस टाइम पे क्योंकि ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट स्टाइल यूज़ किया था इन लोगों ने। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं इसके बाद कि हमारे मेन फीचर्स क्या क्या हैं, टेक्निक एंड सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्योंकि वो पूछा गया था ना हमसे। सो नेक्स्ट इज दैट। ओके गाइस, सो अब हमें जो नेक्स्ट करना है वो है टेक्निक, सब्जेक्ट मैटर और इसके मेन फीचर्स। तीनों मैंने एक जगह बता दिया आपको। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या चीज़ जो है बंगाल स्कूल की उसने नेशनलिज्म के बारे में उसको प्रमोट किया था। तो इसमें आता है सब्जेक्ट मैटर का ही मेन पोर्शन, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है ना मॉडर्न आर्ट वाला, कहाँ गई ये मॉडर्न आर्ट वाला। सो ये वाला जो पोर्शन है, यही वाला पोर्शन है, ये वाला पूरा कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म वाला, यही पोर्शन है जो आपका आएगा नेशनलिज्म में, जब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या रोल प्ले किया था। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ई.बी. एवल जो थे उन्होंने मोटिवेट किया था अवेंद्रनाथ टैगोर जी को कि वो नए स्टाइल वो लेके आए। कैसे मोटिवेट किया था, मैंने आपको चैप्टर के टाइम पे ही बताया था, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, अजंता बाग, सो ये सारी चीज़ों को लाइक इनसे इंस्पायर होने को बोला था। ठीक है, और क्या इससे हुआ क्या, तब अवेंद्रनाथ टैगोर जी ने पेंटिंग्स बनाई वॉश एंड टेम्पर टेक्निक से। सो वॉश एंड टेम्पर टेक्निक के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ दिखाई, हिस्टोरिकल पेंटिंग्स, रिलीजियस पेंटिंग्स, सोशल लाइफ के बारे में दिखाया था, सबसे इंपॉर्टेंट सोशल लाइफ के बारे में दिखाया था लोगों की। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग लगी लोगों के अंदर। ठीक है, और तो और जो मॉडर्न आर्ट है उसने क्या किया था, मॉडर्न आर्ट ने उसने डिफ्रेंशिएट कॉन्फ्लिक्ट दिखा दिया था कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म के बीच में। ओके, सो उन्होंने क्या किया था, कॉलोनियलिज्म में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। इंस्टीट्यूशन जैसे कि आर्ट स्कूल्स हो गए, उनके एग्जीबिशन की, भाई जितना से जितना वो अपने आइडियाज़ को प्रमोट कर सके वो कर रहे थे। ठीक है, और नेशनलिज्म में वही जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये जितने भी चेंजेस ब्रिटिशर्स ला रहे थे ना उनको एक्सेप्ट किया था, और तो और उसके साथ उन्होंने अपने इंडियन टेस्ट, अपने आर्ट के अंदर अपना इंडियन टेस्ट रखा, बहुत ज़रूरी था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइडियाज़ तो लिए फ्रॉम द वेस्ट, मतलब ब्रिटिशर्स के आइडियाज़ तो लिए, पर उन्होंने अपनी खुद की लेगेसी को फॉलो किया। उनकी लेगेसी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। ठीक है, अब आते हैं, यही मेन चीज़ था जो आपको लिखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट मैटर आपको लिखना होगा, जो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल स्कूल में क्या नेशनलिज्म वाली फीलिंग कैसे आई। ठीक है, फिर आते हैं मेन फीचर्स। मैंने खाली 4 लिखे हैं यहाँ पे, ऑल्दो मैंने आपको 5 कराए थे। द रीज़न इज कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, और डेफिनेटली एकदम से ये नहीं पूछेंगे कि मेन फीचर्स बताओ। ठीक है, आपसे उसका आगे का सब्जेक्ट मैटर पूछेंगे या फिर उसका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, डेफिनेटली होना ही है, जैसा कि आपका सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था।
ठीक है। सो मेन फीचर्स क्या है, अजंता पेंटिंग्स। अजंता पेंटिंग्स को दिखाया गया है बंगाल स्कूल की पेंटिंग्स में। और क्या दिखाया गया है, फिगर्स को डेलिकेट तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से दिखाया गया है। ठीक है। वॉश टेक्निक जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शुरू की थी, उसको लेके आया गया, जिससे कि हारमोनी, मतलब एक साथ वो लोग रहें। ठीक है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जितनी भी पेंटिंग्स बताई थी, मैंने आपको अभी जस्ट बताया ऊपर कि उसमें हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में था, उसमें सोशल लाइफ के बारे में था। तो ऑफकोर्स ये बात है, जब आप कहीं फॉरेन में जाते हो, वहाँ पे आप किसी इंडियन को देख लो, भले ही वो आप पंजाब के हो और वो केरला का हो, बट ओ माय गॉड, यू आर इंडियन, यू आर इंडियन। सो हो जाता है ना कि एक चीज़ से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है कि एक पेंटिंग से, उस पेंटिंग के अंदर दिखाया जा रहा है सोशल लाइफ के बारे में, तो वैसे ही लोग कनेक्ट हो रहे थे एक दूसरे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है वॉश टेक्निक वाला। ठीक है। इसको लिखना ज़रूर से ज़रूर अगर क्वेश्चन आता है तो। और लास्ट है कि इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ कोर्स बनाए थे जितने भी आर्टिस्ट थे, तो उसके ड्यू टू इंडियन के रूट्स, इंडियन, मतलब ऑफकोर्स ये बता, अपनी पेंटिंग्स अगर आप बनाओगे अपने ही लोगों के लिए, अपनी ही पेंटिंग्स बना रहे हो, ब्रिटिशर्स के आइडिया को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उससे लोगों के अंदर और ज़्यादा होता है ना, एकता भर जाती है अपने। अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया में जब भी हम जनगण मन सुनते, तो कैसे हमारे अंदर, पूरे देश के अंदर, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कैसे सबके साथ अंदर एक ही बिल्कुल देशभक्ति की भावना जाग जाती है। तो वैसे ही यहीं पे था कि इंडियन पेंटिंग स्टाइल से इंडियन रूट्स का पता चल रहा था और लोग एकजुट हो रहे थे, उनके अंदर हारमोनी आ रही थी। ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे आप मेन पेंटिंग्स पे, जो मैं पेंटिंग स्टार पढ़ रही हैं वो। नेक्स्ट हमारी पेंटिंग, जिसमें हम फर्स्ट करेंगे जर्नीज एंड, देन राधिका, और उसके बाद जो दो पेंटिंग्स है हमारी मेघदूता और शिवा और सती। इसमें मैंने पहले सोचा था खाली इंपॉर्टेंट कराऊं, बट नाउ क्योंकि वन शॉट है तो सब रिवाइज करा देती हूँ, इसलिए जर्नीज एंड है। यहाँ पे फोटो आ गई होगी कैमल की। तो जर्नीज एंड में मैंने यहाँ पे खाली आपको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर एंड उसका टाइम पीरियड 1937। बट आपको ये बात याद रखनी है कि आप जब आपका जब पेपर आएगा तब आप उसमें सारी चीज़ें मेंशन करोगे, तभी नंबर मिलेंगे अच्छे। ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बात है, मैंने आपको उसका ऑलरेडी कहाँ से आपको क्या सारी चीज़ें, टाइम पीरियड, उसका आर्ट टच, उसका मीडियम टेक्निक सब बता दिया है। टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। ठीक है। मुझसे कमेंट में फिर किसी ने पूछा था कि मैम उसका लिंक कहाँ है, तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो कोई बात नहीं, यहीं से उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। टेलीग्राम पे पर द थिंग इज कि वहाँ पे आपको ईजिली पूरी PDF मिल जाती है, कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो। जर्नीज एंड हमारी पेंटिंग है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई है। पोएटिक डेलिब्रेशन दिखाता है, बहुत ही अच्छे से दिखाया गई है उस चीज़ को। क्या हो रहा है, कैमल है जो कि स्टोनी ग्राउंड पे आकर के धड़ाम से गिर गया है, तो इसलिए उसको सिंपथेटिक लुक दिखा रहे हैं कि बहुत हमें सिंपथी आ रही है उस जानवर को देख करके। उस बेचारे एनिमल को जिसने इतना सारा बोझ उठा रखा है, उसको यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है डम्ब एनिमल है, कि उसने इतना बोझ क्यों उठा रखा है। उसको काफ़ी पेन हो रहा है, काफ़ी दर्द हो रहा है, और वो इतना ज़्यादा थका हारा है कि उसकी आधी ओपन आइज़ है ये। ठीक है। हाफ ओपन आइज है, ट्रेमेंडस एक्सप्रेशन, उसको देख के हमें बहुत ज़्यादा, मतलब ओ माय गॉड, कैसे इतना सारा उसने बोझ उठा लिया, ट्रेमेंडस एक्सप्रेशन है। कैमल है, तो कैमल होता कहाँ है, कैमल होता है डेजर्ट में। और ये जो पेंटिंग है ये आपका सनसेट का लुक दिखा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैंने अंडरलाइन की है, ग्रीन कलर से मिस्टिकल इफेक्ट। इसका क्या मतलब है, याद करो जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तब मैंने आपको बताया था मिस्टिकल एंड मेलो स्टाइल। तो मिस्टिकल ये वर्ड यहीं से आता है, देख रहे हो, मैंने आपको उस टाइम बताया था ना। आप जर्नीज एंड या फिर शिवा एंड सती या फिर मेघदूत, तीनों में से कोई भी पेंटिंग ले सकते हो। तो यहीं से ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से वर्ड बता दिया और आपको फिर जानना है कि कहाँ से आया है क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनो। ठीक है। फिर आता है कि वॉश एंड टेम्परेट टेक्निक से बनाई गई हुई है ये वाली पेंटिंग। एंड जो कलर्स यूज़ किए गए हैं वो है रेड, ब्राउन और येलो। बैकग्राउंड में, मतलब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों का ऐसे ही लाइट और डार्क शेड का टोन यूज़ किया गया है। कलर्स याद रखने हैं रेड, ब्राउन और येलो। फोटो को अपने दिमाग में छाप लो, बिल्कुल इसको अच्छे से घूर के देख लो, यही फोटो आनी चाहिए दिमाग में। और फिर उसके बाद साइड में ये डिस्क्रिप्शन। फिर आता है ब्लू कलर से बनाया गया है स्टोन। ठीक है। विद दिस आपको जर्नी सेट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हम राधिका पे, इसको पहले मैं रब कर दूँ। नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है राधिका। ठीक है। ये बनाई है मोहम्मद अब्दुल रहमान छगुताई ने। कब बनाई है, 1920। मोहम्मद अब्दुल रहमान छगुताई, इतना लंबा नाम नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, MARM.A.R छगुताई भी लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे उसके। बट ठीक है, बट मैंने आपको पूरा नाम बता दिया है कि अगर जिसको याद रह जाए तो वेरी वेरी गुड जी है जी। ठीक है। 1920 में बनाई गई है ये पेंटिंग।
उसके बाद इसके अंदर भी अगेन पोएटिक क्रिएशन है, जिसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है फुल ऑफ ब्यूटी। जो राधिका जी की पेंटिंग बनाई गई है, राधा जी हैं जिसमें, उसमें फुल ऑफ ब्यूटी है, सेंस ऑफ प्लेजर दिखा रहा है, डिटेल्ड पेंटिंग बनाई गई है, ठीक है। और तो और इन सब के साथ साथ जो है राधा जी को बहुत डेलिकेट, क्योंकि राधा जी हैं फीमेल है, फीमेल्स को पहले के ज़माने में बहुत डेलिकेट माना जाता था, आने जाते हैं छोड़ देते हैं, तो डेलिकेट है, फ्लेक्सिबल है, बहुत लविंगली ग्रेसफुली दिखाया गया है इस पेंटिंग के अंदर। अब इस पेंटिंग के बारे में हम क्या जानेंगे कि इसका बॉडी पोस्चर कैसा है। तो बेंड नेक कैसी झुकी हुई है, लेफ्ट हैंड, उनका जो लेफ्ट हैंड है उस पर उनका चीक रेस्ट कर रहा है, राइट हैंड पे लोटस बर्ड है और उसके लोटस बर्ड के ऊपर एक बम्बल भी बैठी हुई है, फोटो में ध्यान से देखो। फिर आती है उनकी ड्रेस के बारे में बात। तो जो ड्रेस है वो ब्लाउज है ऑरेंज कलर का, लहंगा है पर्पल कलर का, ओढ़नी है येलो कलर का। फिर आते हैं हम उसके बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड में आप देख सकते हो एक लैंप, जो मैंने आपको दिखाया था पहले भी, लैंप है और उसके आग जल रही है। ऑफकोर्स ये बात है, अब लैंप को बना दिया तो आग भी लगा ही देते हैं उसमें, है ना। और जो पूरी की पूरी पेंटिंग है उसमें ऑरेंज कलर, रेड कलर और पर्पल कलर बहुत ही झलक झलक के बाहर आ रही हैं। तो विद दिस आपकी राधिका पेंटिंग भी कंप्लीट हो गई। ओके, सो अब हम आते हैं शिवा एंड सती पे, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग बनाई है नंदलाल बोस ने। ये पेंटिंग है 1947 की। अगेन इसमें वॉश एंड टेम्पर टेक्निक से बनाई गई हुई ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग आपको दिखाती है माइथोलॉजिकल एपिसोड, ठीक है। मैंने आपको जब ये पेंटिंग पढ़ाई थी, मैंने आपको स्पेशली इस पेंटिंग के लिए एक वीडियो दिखाई थी छोटी सी, जहाँ पे जो सती हैं पार्वती जी हैं, पार्वती जी को सती बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और शिव जी हम सबको पता है, शिव पार्वती जी की जोड़ी। तो सती जी जो है उन्होंने अपने आप को कैसे आग लगा ली थी। तो ये वही माइथोलॉजिकल एपिसोड से उठाई गई ये वाली पेंटिंग है, जिसमें जो आर्टिस्ट है वो मास्टर ऑफ लाइंस है, स्मूथनेस, टोन्स। बहुत अच्छी बात है, आप जब भी ये याद रखना, जब हम शिवन सती की बात कर रहे हैं तो आर्टिस्ट की तारीफ कर देना। इसमें कहीं कुछ समझ में ना आए ना, तो मतलब ये बात आप लिख सकते हो कि हाँ, जो आर्टिस्ट है उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना थोड़ा होता है ना कंटेंट बढ़ाने के लिए, कि जो हमने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसमें लिख सकते हो आर्टिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से जो पेंटिंग उसको डिपिक्ट किया है, लाइंस दिखाई हैं, स्मूथनेस, टोन्स। क्योंकि हर एक आर्टिस्ट के बारे में ऑफकोर्स अगर हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ कमाल किया होगा, है ना। तो इसीलिए आर्टिस्ट के बारे में आप ये बात लिख दो कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, स्मूथनेस, टोन्स वगैरह दिखाई हैं, अलग अलग शेड्स यूज़ किए हैं। अब शेड्स की बात आती है तो शेड्स या फिर कलर्स एक ही बात है। शेड्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं? ब्राउन और येलो स्काई को दिखाने के लिए, वायलेट, ब्राउन और वाइट अर्थ को दिखाने के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने भी अपने ही पीपीटी से निकाली है, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है अच्छे से तो वहाँ जाके पढ़ सकते हो। ओके, शिवा एंड सती, इन दोनों पे मैंने क्लाउड किया है बिकॉज जितने पॉइंट्स हैं वो सबके सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेंटिंग में वही चीज़ें हैं, मतलब वो तो ना टू द पॉइंट लिखा है मैंने। सिटिंग है, शिव जी जो है वो सिटिंग है, उनका दुखी वाला फेस है, ऑफकोर्स ये बात है, दोनों हाथ ऐसे उनके स्ट्रेच हैं। फोरहेड पे ये 3 मैंने लाइंस बनाई हैं, तो वही उनके सर पे 3 लाइंस बनी हुई हैं। हेयर जो है वो टाइड है। बेसिकली आपको शिव जी को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि शिव जी कैसे लग रहे हैं। उनके हैलो है, उनके बिहाइंड हिज हेड लाइट येलो कलर का हैलो है। उसके बाद नेकलेस, अपने गले में वो नेकलेस पहनते हैं और स्नेक उनके गले में रहता है वासुकी, तो वही है उनके नेक पे। सती पे आते हैं तो अनकॉन्शियसली वो लाइंग है ज़मीन पे, शिवा की नीज पे, ध्यान रखना, शिव जी के नीज पे वो अनकॉन्शियसली लाइंग है। उनका पेल फेस है, बिल्कुल येलो सा फेस हो रखा है, आइज उनकी बंद है। नेकलेस, आर्मलेट, ईयरिंग, ब्रेसलेट जो लड़कियां मतलब औरतें जो पहनती हैं, तो वो सब चीज़ें भी सती जी ने पहनी हुई हैं। और साड़ी जो है वो उनकी लाइट शेड ऑफ रेड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन करना भूल गई हूँ, बट ये जो लास्ट वाला पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साड़ी जो है वो लाइट शेड ऑफ रेड में है, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारी लास्ट पेंटिंग पे, दैट इज मेघदूत। ये बनाई है राम गोपाल विजयवर्गीय ने 1961 से 1966 के बीच में। ये जो सीरीज़ है ये ली गई है मेघदूत पेंटिंग की सीरीज से। अब सीरीज पेंटिंग मतलब ये क्या होता है, ये जानना है तो प्लीज़ डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाओ, बिकॉज ये छोटी सी वीडियो है, वन शॉट। सो नेक्स्ट आता है कि बेस्ड ऑन मेघदूतम बाय कालिदास। मैं बता ही देती हूँ। सीरीज ऑफ पेंटिंग का मतलब होता है कि सपोज रामायण है, रामायण में जितने भी अलग अलग भाग हैं तो उसको एक चित्र के फॉर्म में दिखाना, चित्र के थ्रू बयां करना, उसको बोलते हैं सीरीज़ बनाना। तो मेघदूत में से ही एक सीरीज़ उठाई गई है ये, ठीक है। और ये कहाँ कैसे बेस्ड है, तो मेघदूतम बाय कालिदास। मेघदूतम एक पोयम है, संस्कृत में लिखी हुई है कालिदास के द्वारा, तो वहाँ से ये सीरीज़ को उठाया गया है, मेघदूत की पेंटिंग बनाई गई है। अब इस पेंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है क्लाउड मैसेंजर। मेघ माने बादल, दूत माने जो
मैसेज पहुंचाए किसी को, है ना। राजा महाराजा के टाइम पे हमने देखा था ना, दूत होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाते थे, तो मैसेंजर बोलते हैं उसको, क्लाउड मैसेंजर। तो क्या हुआ था, यक्षा जो एक इंसान है, इनको क्या भगवान है बेसिकली शायद ये, सो यक्षा को 1 साल के लिए सेंट्रल इंडिया से निकाल दिया गया था। तो वो पासिंग क्लाउड को कन्विंस कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी वाइफ अलका को ये मैसेज पहुंचा देना। यक्षा जी जो है वो येलो कलर की धोती में बैठे हुए हैं, वाइट कलर का दुपट्टा है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो। और क्या है, ये लेटर लिख रही है अपनी वाइफ को, किस पे, पाम लीफ पे। आज के ज़माने पे कोई नॉर्मल लिखना नहीं चाहता, वहाँ पे सोचो स्पेशली वो उनको लेटर भेज रहे थे अलका जी को कि कहीं उनकी वाइफ उनके बारे में, यक्षा के बारे में परेशान ना हो रही हो, ठीक है। तो किस पे लिख रहे थे, पाम लीफ पे लिख रहे थे। अब बताना है ये क्लाउड जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रॉन है, ये आपकी पेंटिंग बनाई गई है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पेंटिंग है, लैंडस्केप इफेक्टिव है, ठीक है। और विंड, हमें विंड, क्लाउड और विंड के बारे में ज़रूर लिखना है, ज़रूर से ज़रूर। विंड जो है वो कैसे पता चल रही है हमें, फ्लटरिंग गारमेंट्स जो उड़ रहे हैं, मतलब गारमेंट्स इन सेंस जो धोती पहनी हुई है, जो वाइट दुपट्टा उड़ रहा है, उससे पता चल रहा है। जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, उसमें होता है ना हल्की सी हलचल सी, उससे पता चल रहा है कि हाँ भाई ये विंड के थ्रू उड़ रहे हैं, यहाँ पे विंड बह रही है। बैकग्राउंड में बहुत सारे घर हैं, रॉक्स एंड हट है, और आगे आपका वाटर स्ट्रीम बह रहा है। तो विद दिस आपका बंगाल स्कूल हो गया ख़त्म। नेक्स्ट हम आएंगे मॉडर्न ट्रेंड, जिसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जस्ट बिकॉज आपका बंगाल स्कूल ऑलरेडी आ गया है आपका 4 नंबर पे। बट ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, ऑफकोर्स ये पता करके जाओ भाई। बट मॉडर्न ट्रेंड्स के आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं 4 नंबर में, ठीक है। So let's start with the next chapter. Okay guys, so next chapter is our modern trends in Indian art, and ये जो chapter है आपका very important chapter है, ठीक है। So first हम start करेंगे introduction से। इस टाइम पे देखो क्या हुआ, ब्रिटिश एरा का ये टाइम पीरियड है। हमने से पहले पढ़ा बंगाल, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश एरा के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, हर एक फील्ड में आप कह सकते हो न्यू टेक्निक्स डेवलप की। तो हम पेंटिंग पढ़ रहे हैं, तो पेंटिंग के टाइम पे जितने भी हमारे मॉडर्न आर्टिस्ट थे, उन्होंने कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में, अलग अलग जगह पे मॉडर्न पेंटिंग्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर कहीं कहीं जगह पे शुरू हुआ कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में, उसके बाद फिर वो पूरे देश भर में अलग अलग जगह पे स्प्रेड होना शुरू हो गया। फिर आते हैं हम आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट का क्या किया था उन्होंने ऑफकोर्स ही बात है, मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, खुद की पेंटिंग को हमें सबसे ज़्यादा उभार के बाहर लाना है। तो इसी रीज़न से वहाँ पे जो आर्टिस्ट उन्होंने खुद की पर्सनालिटी और जो इन्फ्लुएंस था उस टाइम का, इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम्स से अपने अपने स्टाइल की पेंटिंग्स को बाहर निकाला। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट का नाम लिया है। द रीज़न इज़ मैंने उनको सारे के सारे पढ़ा रखे हैं डिटेल में, ठीक है। तो डिटेल वाला जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको खाली बता रही हूँ कि इतने सारे नाम हैं, अविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, जामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, रामकिंकर बैज, डीपी राय चौधरी, एमएफ हुसैन, ये सारे के सारे आर्टिस्ट थे। नीचे जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं एनएस बंदरे, बीसी सन्याल, एफएन सूजा, अमरनाथ सहगल, सोमनाथ कौर, ये सारे के सारे स्कल्पचर्स थे, ठीक है। 1940s की बात है ये, जब ये आर्टिस्ट थे इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस चल रहा था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडियन सॉइल, मतलब कि कहने का यहाँ पे कि इंडियन के रूट्स को पकड़ के रखना, अपने पेंटिंग्स के अंदर इंडियन की रूट्स को दिखाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इन पेंटर्स ने किया। और इनकी पेंटिंग से वॉइस ऑफ चेंज आए। वॉइस ऑफ चेंज का मतलब होता है कि इनकी पेंटिंग को देख करके लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग, एकता की फीलिंग, हमारे देशभक्ति की फीलिंग, जागरूकता हुई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था लास्ट चैप्टर में अविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, ठीक है, उन्होंने बनाई थी भारत माता। तो भारत माता का कितना ज़्यादा अच्छा रोल रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट में पेंटिंग्स को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो अगर आपसे सपोज सिर्फ ये क्वेश्चन पूछेंगे 4 नंबर में, ये क्वेश्चन आएगा कि मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में बताओ कि क्या रोल रहा है, नेशनलिज्म का क्या सीन है, क्या नहीं है, ठीक है। तो आप ना यहाँ पे मैंने आपको बताया अविंद्रनाथ टैगोर, तो आप ये वाला पॉइंट यहीं पे इंक्लूड कर दो, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है एक ही जगह इंक्लूड करोगे, पढ़ाया तो मैंने हर जगह से है ना, क्वेश्चन मैम आपको सब कुछ पढ़ा देती हैं, आता है एक ही जगह से है। तो आप यहाँ पे अविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखो और यहीं भी वो बातें लिख दो कि भाई भारत माता के बारे में, कि अविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स के अंदर उन्होंने भारत माता की फ़ोटो बनाई थी, जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें लिख दो। फिर पैडी राइस है, उसके बाद उनके हैंड में क्लोथ है, फिर एक हाथ में
रुद्राक्ष का जो गार्लैंड है वो है, ये सब कॉमन मैन के ड्रीम्स हैं। तो ये आप बातें अबेंद्रनाथ टैगोर में लिख सकते हो ना कि हाँ भाई उन आर्टिस्ट का ऐसा रोल रहा है मॉडर्न ट्रेंड्स में। फिर राजा रवि वर्मा ने बनाई थी हमारी रामा वेंकुशन प्राइड ऑफ द ओशन। तो ये अलग अलग जो आर्टिस्ट है, एम.एफ. हुसैन, इन्होंने तो बहुत वर्सटाइल पेंटर थे। ये वही हैं जो अमिताभ बच्चन जी जैसे दिखते थे, ठीक है। तो एम.एफ. हुसैन जो थे, इन्होंने वर्सटाइल एक आर्टिस्ट थे जो हमारे इंडिया के आर्ट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेकर के गए थे। तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रोल है इनका, ठीक है। अमरनाथ सहगल, सोमनाथ हो, जब हम आगे अभी मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी ग्राफिक प्रिंट, मॉडर्न स्कल्पचर, इनमें पढ़ेंगे इन लोगों के बारे में। तो इन सब का जो छोटा छोटा रोल है ना, आप इनकी जो मेन पेंटिंग्स है उसमें से उठा करके लिख सकते हो। एम.एफ. हुसैन ने जो बनाई थी मदर टेरेसा, उसको कितना यूनिवर्सल रोल रहा था हमारी इंडियन आर्ट, मॉडर्न आर्ट की जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था उसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारी मॉडर्न ट्रेंड्स की पेंटिंग्स पे। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगर आपसे 4 नंबर में और चीज़ें तो पूछ सकता है कि मॉडर्न ट्रेंड्स में आपसे पूछेगा कि पेंटिंग बताओ या फिर उसके उनका डिस्क्रिप्शन बताओ, एक आर्टिस्ट उसका डिस्क्रिप्शन बताओ। आपसे पूछ सकते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स में क्या आर्टिस्ट का क्या क्या रोल रहा है। तो आप इसमें से आपको मैंने 3 3 6 3 9 मैंने आपको यहाँ पे पेंटर्स के नाम बताया। कोई भी 3 से 4 अच्छे से एटलीस्ट 3 से 4 याद करके चले जाना। फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, जामिनी रॉय, एम.एफ. हुसैन, आपको जो अच्छे लगेंगे। और याद रखना मतलब आर्टिस्ट वही याद रखना जिसकी कोई ना कोई पेंटिंग रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल अबेंद्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय, राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन। बाकियों की भी है बट आपको जिसका ईजिली याद हो जाए। कि अगर आपको एग्जाम्पल देना हो कि भाई इनकी ये पेंटिंग है हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में, तो आप उनका एग्जाम्पल दे सको, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारी पेंटिंग्स पे जो कि हमें कवर करनी है। ओके गाइस, सो हमारी फर्स्ट पेंटिंग है दैट इज़ रामा वेंकुशन प्राइड ऑफ द ओशन, जो कि बनाई है राजा रवि वर्मा ने और ये लेट 19th सेंचुरी की पेंटिंग है। बाकी आपको पता है बाकी आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। ओके, मैंने आपको बताया था कि एपिसोड, अभी मैंने जब इससे पहले जो पेंटिंग कराई थी मेघदूत, उसमें आपको बताया था एपिसोड्स का क्या सीन होता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम ये कहाँ से ली गई रामा वेंकुशन प्राइड ऑफ द ओशन, वाल्मीकि जी की रामायण से। इसमें क्या हो रहा है, राम जी जो हैं वो उनको रोक दिया गया है। क्यों, कैसे रोक दिया गया? वो ब्रिज बना रहे थे ना सीता जी को लाने के लिए, जब वो श्रीलंका जा रहे थे, तो वो उनको रोक दिया गया। जो समुद्र था उन्होंने रोक दिया, वरुण जी ने रोक दिया। तो उसके बाद राम जी को गुस्सा आया और वो चाह रहे थे कि गुस्से में आकर के वो पूरा धनुष बाण से समुद्र को सुखा दे। फिर उसके बाद वरुण जी आते हैं अपने एस्कॉर्ट्स के साथ और राम जी को शांत करते हैं। तो ये दिखाया गया इस पेंटिंग के अंदर बस। फिर आता है कॉम्पोजिशन में। तो कॉम्पोजिशन में आप देख सकते हो कैप्चर मूवमेंट, बहुत अच्छे मूवमेंट्स को दिखाया जा रहा है, इमोशंस को दिखाया जा रहा है, डायनामिक बैलेंस दिखाया जा रहा है। ये सारी तारीफ़ें करनी है हमें पेंटिंग के बारे में। फिर मैं बताना है कि पेंटिंग के आगे सॉलिड रॉक्स है जिसपे कि राम जी खड़े हुए हैं इन द कॉन्ट्रास्ट विद द स्मूथ ओशन, और पीछे समुद्र बना हुआ है। आगे आप देख सकते हो कि जो राम जी खड़े हैं वो बहुत ब्रेवरी और स्ट्रेंथ से खड़े हुए हैं। अब ये आता है क्वेश्चन कि भाई, मतलब क्वेश्चन नहीं आता है तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये वाली पेंटिंग मॉडर्न ट्रेंड्स में क्यों है? क्योंकि राम जी जो हैं वो एक गॉड हैं और गॉड से कोई चीज़ हमें रिलेट करके दिखानी होती है। लोगों के अंदर ना धर्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर के सबसे पहले जागरूकता, अगर तुम उन्हें पॉलिटिक्स लोगे वो नहीं करेंगे, इतना नहीं सुनेंगे। तो मैंने बताओगे कि इस फलाना को ये हो गया, इसको ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, नहीं। बट अगर तुम जहाँ पे रिलीजन की बात ले आओगे वहाँ पे लोग बहुत जल्दी सुनते हैं, रिलीजन के नाम पे लोग जल्दी आ जाते हैं साथ में। तो इसीलिए यहाँ पे रिलीजन का कह सकते हो यूज़ किया गया है। खैर ये पॉलिटिक्स की बातों को छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट पेंटिंग पे आते हैं। सो हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है वो है जामिनी रॉय की बनाई हुई मदर एंड चाइल्ड। ये बनाई थी 1930 में, ठीक है। तो इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि जो जामिनी रॉय है, मैंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है एरो दिखा करके कि ये जो पेंटिंग जामिनी रॉय ने बनाई है, ये बनाई है उन्होंने इंडिपेंडेंटली, मतलब कि किसी के फोर्स में आकर के इस पेंटिंग को नहीं बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस पेंटिंग को जब दिखाया है तो इसको न्यू मॉडर्न स्टाइल से दिखाया गया, क्योंकि हम मॉडर्न ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं ये चीज़। तो ये बात याद रखनी है हमें कि ये जो पेंटिंग बनाई है न्यू मॉडर्न स्टाइल में बनाई गई पेंटिंग है, जिसमें कि फोक आर्ट दिखाया गया है। आपका एक क्वेश्चन भी था, है ना, कि फोक आर्ट दिखाई गई है इस पेंटिंग में, तो वो कौन सी पेंटिंग है? तो वो यही थी, मदर एंड चाइल्ड। जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे उसमें बताई थी ये बात।
फिर आते हैं काली घाट पटा पेंटिंग्स, फोक आर्ट का एक फॉर्म है, काली घाट पटा पेंटिंग्स भी इन्होंने ही बनाई हैं। अब आते हैं हम इस पेंटिंग के बारे में। तो मदर एंड चाइल्ड जो ये पेंटिंग है, इसमें दिखाया गया है इमोर्टलाइज मदरहुड, मतलब माँ का कभी ख़त्म ना होने वाला प्यार। और जो भी ये पेंटिंग है उसके अंदर ऑर्नामेंट्स से पेंटिंग के अंदर ऑर्नामेंट्स दिखाए गए हैं, एनोंगेटेड आईज दिखाई गई हैं, थिक आईब्रोज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इस पेंटिंग के अंदर। और इनके जो फेसेस हैं वो अप शेप्ड हैं, ठीक है। अब आते हैं बेसिकली मदर और चाइल्ड के डिस्क्रिप्शन पे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगेन मैंने इसको क्लाउड्स में लिखा है, क्योंकि ऑफकोर्स ये बातें हम बात कर रहे हैं मदर एंड चाइल्ड की, तो उनका डिस्क्रिप्शन देना इंपॉर्टेंट है। ओके, मदर पे आते हैं। तो इन्होंने होल्ड कर रखा है, चाइल्ड अपने बच्चे को होल्ड कर रखा है लेफ्ट आर्म में और लेफ्ट साइड की वेस्ट पे, और जो इनका हेड है वो अपने बच्चे की तरफ झुका हुआ है। ये जो पेंटिंग है इसमें आपको ये बात मैं बता दूँ कि इस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन में आप ये बात लिख सकते हो कि ये कृष्ण जी और उनकी मम्मी के बारे में है, कृष्ण जी और यशोदा माँ के बारे में है ये पेंटिंग, ठीक है। क्योंकि जो चाइल्ड है वो कृष्ण जी ही हैं। अगर आप फोटो में ध्यान से देखोगे तो उनके सर पे ये जो यू का साइन बना हुआ है वो है, इससे पता चलता है। ओके, सो अब आते हैं हम अगेन मदर के डिस्क्रिप्शन पे। तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने साड़ी पहन रखी है जिसका डार्क ब्राउन कलर की साड़ी है और उस पर वाइट बॉर्डर है। चाइल्ड पे आते हैं। तो चाइल्ड हम देख रहे हैं कि मदर का तरफ कौन सी बातें पकड़ा हुआ है, और जो चाइल्ड है वो टोटली नेकेड है, उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हम बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड पे हम देख सकते हैं फोक मोटिव्स। फोक मोटिव्स मतलब ये जो हमने फोक पेंटिंग्स पढ़ी ना वो चीज़ें, फोक मोटिव दिखाया गया है, सिंप्लिसिटी ऑफ लोकल एंड रूरल लाइफ। फोक मोटिव्स के अंदर क्या आता है कि लोकल लाइफ के बारे में दिखाना, रूरल लाइफ के बारे में दिखाना। तो ऐसे ये जो पेंटिंग है आपके, इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर आते हैं कि कौन कौन से कलर्स यूज़ किए गए। तो ब्राउन कलर यूज़ किया गया है फॉर द साड़ी, जो मैंने आपको अभी बताया, डार्क ब्राउन कलर। देन आते हैं हम इसके नेक्स्ट पे, दैट इज़ येलो कलर, येलो ऑर्क कलर यूज़ किया गया है। तो ये येलो ऑर्क से आपको ब्यूटीफुली उनके फेसेस को दिखाया गया है, उनकी बॉडी को दिखाया गया है। और लास्ट आते हैं हम वाइट कलर। तो वाइट कलर से दिखाया गया है आपके ऑर्नामेंट्स, उनके फ्लावर्स और जितनी भी डेकोरेशन का सामान है वो सारा का सारा वाइट कलर से दिखाया गया है। सो विद दिस आपकी मदर एंड चाइल्ड हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी हल्दी ग्राइंडर, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट पेंटिंग में से एक पेंटिंग है। तो आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे हल्का सा कि भाई इस पेंटिंग के अंदर ये चीज़ें हैं, आपको पेंटिंग आइडेंटिफाई करनी है, उसका आर्टिस्ट आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको बताना होगा कि ये पेंटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो नेक्स्ट पेंटिंग है वो है हल्दी ग्राइंडर। ये बनाई है अमृता शेरगिल ने 1940s में, और ये पेंटिंग है आपकी ऑयल ऑन कैनवस पेंटिंग, ठीक है। बाकी आपको टेक्निक, मीडियम, फिर स्कूल, बाकी सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बिकॉज मैंने सब कुछ ऑलरेडी डाला हुआ था अपने टेलीग्राम चैनल पे और बॉक्स में। खैर छोड़ो। हाँ, सो अब हम आते हैं कि अच्छा, जब मैं आपको बात कर रही हूँ अमृता शेरगिल की, तो अमृता शेरगिल जो है ये वही आर्टिस्ट हैं जो कि पेरिस से इंडिया आई थी, ठीक है। और इनको यहाँ आकर के बहुत ज़्यादा फैसिनेशन और ग्रेट एम्पैथी हो गई थी रूरल और पुअर जो हमारे इंडियन के लोग थे उस टाइम पे, उनके प्रति। ये वही आर्टिस्ट है जिन्होंने ऑयल पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस कराई थी जो उस टाइम के यंग पेंटर्स थे उनके अंदर। उसके बाद जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि डोमेस्टिक इंडियन हाउस होल्ड के बारे में ये पेंटिंग है हल्दी ग्राइंडर, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने 2 थिक ट्रंक्स दिखाए हैं और दिखाया है कि 2 वुमेन आमने सामने बैठी हुई हैं जिनके जो फेसेस हैं वो बिल्कुल डिफाइंड नहीं हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट है ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंप्लीफाइड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इस पेंटिंग का मेन, लाइक कह लो मेन हीरा है इस पेंटिंग का, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग दिखाई गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, कुछ फीमेल्स हैं, रूरल इंडियन पुअर हाउस होल्ड दिखाई दे रहा है, तो हम इस पेंटिंग की बात करें हल्दी ग्राइंडर के बारे में। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन आए रखा है आपका सैम्पल पेपर में, ठीक है। फिर आते हैं हम कि इस जो पेंटिंग है इसमें हम देख सकते हैं यंग गर्ल भी बैठी हुई है, और तो और एक हम दूर में देख सकते हैं कि एक फार एक हेड भी विजिबल है। जितनी ही पेंटिंग्स है सबकी सब एब्स्ट्रैक्ट हैं जिसमें कि कोई डिटेलिंग नहीं है। फिर हम देख सकते हैं ट्रीज़ का यहाँ पे क्या रोल है। देखो अमृता शेरगिल जो थी वो बाहर से आई थी, ठीक है, पेरिस से यहाँ इंडिया आई थी, तो इस वजह से जब वो इंडिया आई उन्होंने यहाँ के पेड़ देखे यहाँ को, तो तब उनको पता चला कि अच्छा इंडिया में ऐसे पेड़ होते हैं, उनका ऐसे इन्फ्लुएंस उन्हें पता चला। देन आते हैं नेक्स्ट हम कि ये जो पेंटिंग है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न आर्ट के बारे में मतलब दोनों को कंबाइन करके दिखाया गया है। उन्होंने जो क्लासेस ली थी लाइक आर्ट का जितना उन्होंने सीखा था वो उन्होंने सीखा था कहाँ से,
बाहर से, वेस्टर्न से भी और हमारे इंडिया से भी, ठीक है। तो दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। देन आते हैं कि कौन कौन से कलर्स यूज़ किए गए हैं इस पेंटिंग पे। दो वो है रेड कलर, येलो ऑर्क, नॉर्मल येलो कलर, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, ये कलर सारे यूज़ किए गए हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी स्पाइस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस पेंटिंग के अंदर, तो दैट इज़ टर्मरिक। हल्दी के बारे में बात कर रहे हैं, टर्मरिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विद दिस आपकी ये पेंटिंग भी कंप्लीट हो गई। लास्ट पेंटिंग आती है हमारी मदर टेरेसा, जो कि M.F. हुसैन ने बनाई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स में से एक है। सो हमारी ये पेंटिंग जो है ये है मदर टेरेसा, लास्ट पेंटिंग है मॉडर्न ट्रेंड्स की। इसके बाद खाली 2 चैप्टर्स बचेंगे, ग्राफिक प्रिंट एंड मॉडर्न स्कल्पचर। मदर टेरेसा की ये जो पेंटिंग है, ये वाली पेंटिंग आपकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग में से एक है। वैसे आपके सैम्पल पेपर में आ चुका है, तो ऐसे ये चांसेस मत समझना, क्या पता ये पेपर में ना आए, क्या पता ये उठा के दे दे तो, है ना। उसके बाद ये जो पेंटिंग है इसके अंदर M.F. हुसैन ने बनाई है 1997 में, ऑयल ऑन कैनवास है, ठीक है। इस पेंटिंग के अंदर क्या दिखाया गया है, ब्लैक बोल्ड लाइंस, जिसमें कि मदर टेरेसा को वाइट साड़ी से दिखाया गया और उसका उनका ब्लू बॉर्डर है। ये इनके जो साड़ी है उनके फ्लोइंग ड्रेप्स, जो मतलब साड़ी का जो पल्लू होता है उसको ड्रेप्स ही बोलते हैं, तो वो ऐसे बह सा रहा है इस पेंटिंग के अंदर, वो है। मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस पेंटिंग की ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं। उसके बाद गिविंग शेल्टर टू एन ऑर्फन गर्ल, एक साइड पर हम देख सकते हैं शेल्टर दे रखा है ऑर्फन गर्ल को। एक जो बीमार इंसान है उनकी ऐसे उनकी नीज पे लेटा हुआ है, और एक साइड पे देख सकते हैं छोटे बच्चे को उनके लैप पे बैठा हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं कि इनका जो राइट हैंड है वो ब्लेसिंग के फॉर्म में ऐसे ऊपर आ रखा है कि सबको वो ब्लेस कर रही हैं। मदर टेरेसा मतलब वो यूनिवर्सल मदरहुड दिखा रहा है ये पेंटिंग। नेक्स्ट आते हैं M.F. हुसैन जो है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शार्प लाइंस और फुल ऑफ एक्सप्रेशन दिखाया गया है इस पेंटिंग के अंदर। फुल ऑफ एक्सप्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें मतलब हमें देख के पता चल जा रहा है कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हमने 3 चीज़ें पता लगा ली ना इस पेंटिंग को देखते के साथ ही। इस वजह से शार्प लाइंस है, फुल ऑफ एक्सप्रेशंस है, और टोन जो यूज़ किए गए हैं वो फ्लैट और लाइट और डार्क जो टोन्स होते हैं वो यूज़ किए गए हैं इस पेंटिंग में। सो विद दिस आपका मॉडर्न ट्रेंड्स हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे ग्राफिक। ओके गाइस, तो हमारा जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है बेसिकली वो है ग्राफिक प्रिंट। जब मैं आपको ये चैप्टर करा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ये नया चैप्टर है, बिल्कुल नया चैप्टर इन द सेंस इसमें हम नई चीज़ हमने देखी है, दैट इज़ प्रिंट मेकिंग। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि आर्टिस्ट ने ये किया, आर्ट ने पेंटिंग्स के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्राफिक प्रिंट पे चले आए हम लोग। तो प्रिंट का क्या मतलब है, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ आर्ट वर्क इन द ओरिजिनल वर्ल्ड। यहाँ पे प्रिंट मेकिंग का सबसे बड़ा मोटो ये था कि हम कॉपी नहीं करेंगे इनका भी, और यहाँ पे हम खाली ओरिजिनल चीज़ें बनाएंगे। तो इसके बाद जो प्रिंट मेकिंग की कैटेगरीज पे हमने इसको डिवाइड कर दिया था। ओके, यहाँ पे मैंने बहुत छोटा बोला है, अगर वही डिटेल चाहिए तो जाके आप डिटेल वीडियो देख सकते हो बहुत अच्छे से। एटलीस्ट ये वाली वीडियो प्लीज़ जाके दोबारा देखना, ग्राफिक प्रिंट वाली, बिकॉज उसमें जो मैंने आपको समझाया है कि ये जो नीचे कैटेगरीज हैं तो वहाँ पे मैंने बहुत डिटेलिंग में और अच्छे से समझाया है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे खाली हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वुड कट एंड लिनो कट। मैंने आपको बताया था इस वाली पेंटिंग पे क्या होता है, वुडन के लॉग पे लाइक इनग्रेविंग्स करके ना कुछ बना दे, कुछ भी आपको जो भी ड्राइंग करनी है ऑफकोर्स वो बना देते हैं, उसका फिर पेज पे प्रिंट ले लेते हैं, दैट इज वुड कट एंड लिनो कट। नेक्स्ट आते हैं हम एचिंग एंड एक्वाटिंट। तो इस पर क्या करते थे कि एक जिंक की प्लेट होती थी जिसको नाइट्रिक एसिड से लोग प्रोसेस कराते थे, उसके ऊपर शार्प नीडल से आपको जो भी कोई ड्राइंग करनी होती थी आप करते थे, और फिर एक पेज पे उसका प्रिंट आउट ले लेते थे। नेक्स्ट आते हैं ड्राई पॉइंट पे। तो ड्राई पॉइंट पे क्या था हमारा कि हम एक फाइबर की शीट पे नीडल से ड्राइंग करते थे, और फिर दैट इज ड्राई पॉइंट, यस खत्म हो गया। फिर आते हैं हम लिथोग्राफी पे। तो लिथोग्राफी पे क्या होता था, एक स्टोन पे एक लिथोग्राफी नाम है, तो लिथो स्टोन के ऊपर ही एक ड्राइंग इमेज बनाई जाती थी, उसके बाद उसके ऊपर पेंसिल और ग्लू अप्लाई किया जाता था, और इस स्टोन को फिर फॉर्मेट कर दिया जाता था एसिड से, और फिर इसका एक पेज पे प्रिंट आउट निकाल लिया जाता था। दिस इज लिथोग्राफी। सेरीग्राफी का मतलब क्या था, फैब्रिक स्टेंसिल टेक्निक का यूज़ करके एक इंक को फोर्स किया जाता था बड़ी सी स्क्रीन पे। याद है मैंने आपको दिखाया था एक बड़ी सी स्क्रीन, यहाँ पे ऐसे लोग बिल्कुल लगे पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ग्रीन कलर का, ये फोटो आ गई होगी अभी, ठीक है। तो ये था आपका सेरीग्राफी, और उसके बाद इसका एक प्रिंट पे एक पेज पे प्रिंट कर लिया जाता था। आपने जितनी पेंटिंग्स देखी है, सॉरी जितना भी आपको बताया तक प्रिंट में, सब कहीं ना कहीं प्रिंट हो रहा है किसी ना किसी पेज पे। तो ये है आपका। फिर आते हैं नेक्स्ट हम मोनो प्रिंट, जो कि आपका लास्ट है, दैट इज मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल हम लोग कैसे
प्रिंट करते थे जब हम बच्चे थे, कैसे भिंडी लगा दिया हमने, पत्ते लगा दिए, उसके कैसे प्रिंट छाप पर जाते थे। तो वैसे ही समझ लो आपका मोनो प्रिंट है कि अब एक इम्पैक्ट बनाना किसी भी सिंगल मैट्रिक्स में। तो विद दिस आपका ग्राफिक प्रिंट का ये इंट्रोडक्शन वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके बाद की जितनी भी पेंटिंग्स है ना ग्राफिक प्रिंट के अंदर, वो आपकी इन्हीं में से टेक्निक्स से बनाई गई है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर पेंटिंग्स। हमारी जो फर्स्ट पेंटिंग है ग्राफिक प्रिंट की, वो बनाई है सोमनाथ होर ने 1955 से 1970, 15 ईयर्स के टाइम पीरियड में ये पेंटिंग बनाई गई है। ये बनाई गई है एचिंग एंड एक्वा टिंट की टेक्निक से। ये वही टेक्निक है जिसमें कि जिंक प्लेट को प्रोसेस कराया जाता है नाइट्रिक एसिड से, उसके बाद उसका फिर प्रिंट आउट निकाला जाता है, जो भी आगे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है। इस पेंटिंग में आप देख सकते हो कि सोमनाथ होर ने दिखाया है, जितने भी रिप्रेजेंट किया है चिल्ड्रन को, हंगरी, क्योंकि हम चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो चिल्ड्रन खुश नहीं है, वो हंगरी हैं, वो और उनकी मदर। ठीक है। और तो और जो चिल्ड्रन है उनका ब्लोटेड स्टमक और थिन रिब्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लोटेड स्टमक और थिन रिब्स दिखाया गया है, और उनकी माँ उनके पीछे खड़ी हुई है, जिन्होंने उनका प्रोटेक्टिव हैंड अपना उनके बच्चों के ऐसे पेट पे रखा हुआ है। ये चीज़ क्या दिखाता है कि वो जितने भी लोग हैं, चिल्ड्रन हैं और मदर हैं, ये सब के सब पुअर हैं, डिप्रेस सोसाइटी है, पुअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी उस टाइम पे दिखाया जा रहा है। ये हमारी इंडियन की पेंटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। और क्या कौन से कलर से बनाई गई है? मिड ब्लू, ग्रे, ब्लैक कलर से। और इस पेंटिंग के अंदर हमें दिख सकता है ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ फॉर सोसाइटीज़। हम देख सकते हैं उस टाइम की जितनी भी पेंटिंग्स बनाई गई थी उस पर ह्यूमन लाइफ का सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है। कि उस टाइम पे कितना ज़्यादा मतलब भूखमरी हो गई थी। ऑफकोर्स ही बात है, ब्लोटेड स्टमक दिखाया गया है, थिन रिब्स है, तो भूखमरी हो गई थी, लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, इतना ज़्यादा उस टाइम पे प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इस पेंटिंग के अंदर वही दिखाया गया है। अच्छा, आपसे पूछ सकते हैं, ये बताओ ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ दिखाई गई है इस पेंटिंग के अंदर, जिसमें क्या बोलते हैं, इसमें थिन रिब्स दिखाया गया है, फिर ब्लोटेड स्टमक है, फिर चिल्ड्रन विद द मदर है। ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ दिखा रही है, चिल्ड्रन विद द मदर है। पेंटिंग बताओ, पेंटिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखो, किसने बनाई है वो लिखो, और कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है। बिकॉज सबसे ये ग्राफिक प्रिंट ही आपका ऐसा एक चैप्टर है जिसमें जो टेक्निक्स हैं वो आपने जल्दी कहीं नहीं सुनी है ना। एचिंग एंड एक्वा टिंट आई डोंट थिंक कि आपने इससे पहले सुनी होगी, कहीं सुनी है तो वेरी गुड, बट अगर नहीं सुनी है तो ये मीडियम जो टेक्निक इन्होंने यूज़ की गई है आपसे डेफिनेटली पूछेंगे। सो ये बात याद रखना, आपसे पूछ देंगे कि चिल्ड्रन एंड मदर है इस पेंटिंग में, और ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी के बारे में दिखा रहे हैं। ये इस टाइम की पीरियड की पेंटिंग बनाई गई है। तो बताओ भाई पेंटिंग कौन सी है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखो, तो आप ये वाली पेंटिंग लिख के आएंगे तब। ठीक है। नेक्स्ट पेंटिंग है वो है देवी बाय ज्योति भट्ट, जो कि अगेन 10 साल में बनाई गई थी, 1965 से 1975 के टाइम पे। और ये जो बनाई गई है, ये बनाई गई है आपका एचिंग एंड इंटाग्लियो से। वेट, ठीक है। तो इससे पेंटिंग बनाई गई है। इस पेंटिंग के अंदर ज्योति भट्ट ने क्या दिखाया कि इस पेंटिंग में फर्टिलिटी और पावर दिखाई जा रही है वुमेन के बारे में। ठीक है। कुंदालिनी एंड सर्कल्स, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुंदालिनी का जो फॉर्म दिखाया गया है, सर्कल सर्कल, इससे फर्टिलिटी की पावर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद लोअर सेक्शन में हम देख सकते हैं, जिसका जो लोअर सेक्शन है वो पूरे के पूरे जो फ्रेम है उसको एक ओवरऑल एंटायर कॉम्पोजिशन बना रहा है, उसको एक फ्रेम दे रहा है पूरे कॉम्पोजिशन को। फिर हम देख सकते हैं इसमें जो एचिंग और इंटाग्लियो का काम किया गया है ब्लैक कलर से, वो एक अलग ही इंटरेस्टिंग टेक्सचर दिखा रहा है। पूरी जो फॉर्म दे सकते हो आप, ये सांप की जो फॉर्म आ रखी है इस पिक्चर में, उसको एक अलग ही टेक्सचर दिखा रहा है। सर्पेंटाइन फॉर्म को बहुत ही अच्छा टेक्सचर दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे दिखाया भी है ये। ठीक है। फिर हम देखते हैं फोरहेड में, देख सकते हैं हम देवी के क्या है, वर्मिलियन डॉट बनाया गया है फोरहेड में देवी के, बहुत अच्छा सुंदर वर्मिलियन डॉट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है कि इस पेंटिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, फिर आता है नेक्स्ट, ये वाइड आइड ओपन है, जो दुर्गा जी की फ़ोटो है उस पर, और ये दुर्गा जी की बंगाल से इमेज ली गई फ़ोटो है। दैट्स इट। हमारी जो लास्ट पेंटिंग्स आती हैं वो है ऑफ वॉल और मैन वुमेन इन ट्री। ठीक है। ऑफ वॉल बनाई गई है लिथोग्राफी टेक्निक से। ये वही वाली टेक्निक है जिसमें कि एक लिथो स्टोन के ऊपर बनाई जाती है पेंटिंग, उसके बाद पेंसिल और ग्लू लगा करके उसको, जो स्टोन होता है उसको एसिड से फॉर्मेट किया जाता है, उसके बाद उसका प्रिंट ले लिया जाता है एक पेज के ऊपर। तो ऑफ वॉल वही पेंटिंग है। अब इसके अंदर जो अनुपम सूद है उन्होंने दिखाया है
कि परफेक्ट क्राफ्टमैनशिप और एनाटॉमी, बहुत ही अच्छे तरीके से इस पेंटिंग को दिखाया गया है। तारीफ कर दो भाई, बहुत अच्छे क्राफ्टमैनशिप और एनाटॉमी से दिखाया गया इस पेंटिंग को, जिसके अंदर जो पेंटिंग में जो बनाए गए शख्स हैं वो बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना इस पेंटिंग में दो लाइक फिगर्स बनाई गई हैं। एक फिगर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि वो जो लेडी बैठी हुई है उसके बाद नीचे एक मेल लोअर लिम्ब है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा हुआ है, ये मेल लोअर लिम्ब। ठीक है, तो ये दिखाया गया है। फिर आते हैं हम लिथोग्राफी पे। तो लिथोग्राफी जो ये टेक्निक से ये बनाई गई पेंटिंग है, हेल्प ऑफ लाइमस्टोन से बनाई गई है, जिसके अंदर हमें ह्यूमैनिटी देखने को मिल रही है, इमोशन और लाइफ वैल्यूज देखने को मिल रही है, और फीलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग की कैसी फीलिंग है वो देखने को इसके अंदर मिल रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि वो दुखी औरत बैठी हुई है और एक इंसान का ऐसे लोअर लिम्ब, ऑफकोर्स ये बात है, वो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तभी वो ऐसे दिख रहा है, और उनको देख करके पता चल रहा है कि कैसी उस टाइम की मतलब क्या हो रहा था उस टाइम पे, उस टाइम की ह्यूमैनिटी दिख रही है ना। ये पेंटिंग्स जितनी भी हैं ये सारी की सारी पेंटिंग्स हैं आपकी नेशनलिज्म के बाद की। तो उस टाइम के जो लोगों के बारे में दिखाना, शायद हम पेंटिंग्स में वही पढ़ते आए, अभी हमने चिल्ड्रन पढ़ा, उसके अंदर भी देख रहे हैं कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है लोगों के साथ। इससे पहले जो हमने पेंटिंग उसमें देवी के बारे में दिखा रहे हैं कि कैसे वो फर्टिलिटी और पावर को, तो बस खाली लोगों को मोटिवेट करना है, फिर जो उनकी रियलिटी है उनसे एक बार अवगत कराना, यही इन पेंटिंग्स का मेन मकसद रहा। फिर आते हैं पेंटिंग की डिपिक्शन पे। तो पेंटिंग की डिपिक्शन पे हम देख सकते हैं कि वुमेन जो है वो एक अंडर वॉल के सहारे बैठी हुई है, वॉल के अंदर बैठी हुई है, और साइड में ही एक मेल का लोअर लिम्ब है जो कि फोरग्राउंड माने आगे का जो एरिया होता है, वहाँ पे हम देख सकते हैं मेल का लोअर लिम्ब। और एक और चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है ये कि वॉल, जो पीछे का वॉल है उसमें ब्राउन कलर की वॉल है, जिसके ऊपर फोक आर्ट से बनाए गए हैं कुछ चित्र, ठीक है, जो कि वाइट कलर से बनाए गए हैं। विद दिस ऑफ वॉल कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं मैन वुमेन एंड ट्री पे, जो बनाया है के लक्ष्मण गुद ने 1980 से 1909 तक, 1980 से 1990 तक के बीच में बनाई गई ये पेंटिंग है। फिर आते हैं इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है, अगेन इसमें भी लिथोग्राफी टेक्निक यूज़ की गई है। ओके, सो इस पेंटिंग के अंदर हम देख सकते हैं कि वर्टिकल पेंटिंग है, 4 पेड़ बना दिए गए हैं इसमें, और मैन और वुमेन और ट्री जो बोला है वही इसमें लिखना है हमें नीचे। वुमेन जो है वो इस पेड़ के नीचे बैठी हुई है, जिसने नोज रिंग पहनी हुई है और नेकलेस पहना हुआ है। मैन उसी के साइड में है, जो वो भी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, जो कि अपनी और मतलब वुमेन को देख रहा है। ठीक है, फिर आते हैं लुकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के नैनों में देख रहे हैं ये लोग। फिर आते हैं कि कौन से कलर्स यूज़ किए गए हैं, दैट इज़ लाइट ब्लू एंड ग्रीन कलर्स। और फोरग्राउंड में मतलब आगे के जो चित्र का एरिया है उसमें हम देख सकते हैं कि ग्रीन कलर से बुशेस बनाए गए हैं। सो विद दिस ग्राफिक प्रिंट इज ऑल्सो कंप्लीट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मॉडर्न स्कल्पचर, जिसमें कि खाली 4 पेंटिंग्स हैं, और वो पेंटिंग में से 3 पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायम्फ ऑफ लेबर, संथाल फैमिली, उसके बाद क्राइज अनहर्ड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। ओके गाइस, तो अब हम आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर पे, दैट इज मॉडर्न स्कल्पचर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसकी 3 पेंटिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है। संथाल फैमिली को तो अच्छे से करके चले ही जाना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पेंटिंग के अंदर है, तो चांसेस हो जाते हैं इसके आने के। सो आते हैं ट्रायम्फ ऑफ लेबर पे। तो ये DP राय चौधरी ने ये स्कल्पचर बनाया है 1959 में, ब्रोंज एंड सीमेंट की मदद से बनाया है, जो कि हम लोग अगर इंडिया गेट से जाएंगे तो वहाँ पे ईजिली हमें दिख सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लेबर्स पे। तो 4 लेबर्स इसके अंदर दिखाए गए हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, एक स्टोन ब्लॉक को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ वुडन लॉग। ठीक है, और हम देख सकते हैं जो लेबर्स हैं उन्होंने पहने हुए हैं लॉइन क्लोथ्स मतलब जैसे धोती वगैरह हो गया, या फिर आपने कभी किसी लेबर को काम करते हुए देखा ही होगा, डेफिनेटली सबने देखा है। तो कैसे उनके कपड़े होते हैं, वही कपड़े समझ लो इन लेबर्स ने भी पहने हुए हैं, नीचे आप फोटो में देख सकते हो। फिर आते हैं 2 लेबर्स इनमें ऐसे हैं जिन्होंने अपने हेड को कवर कर रखा है विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, फिर आते हैं कि ये जो ट्रायम्फ ऑफ लेबर है ये हिली एरिया में वर्क कर रहे हैं लोग। कैसे पता चला, नीचे एक बहुत बड़ा सा स्टोन है, उस पर पता चल रहा है कि हाँ भाई ये मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हिली एरिया पे ही मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पेंटिंग हमें बताती है यूनाइटेड एफर्ट्स, कि अगर हम साथ में काम करें, 4 लोग एक ब्लॉक को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम साथ में काम करें तो हम कुछ भी मूव कर सकते हैं। दैट इज हम
साफ सीधी सी बात है, अगर हमारे यूनाइटेड एफर्ट्स हो, गोकुल धाम में देखते हो आप लोग, सबको पता तारक मेहता के बारे में, वो कैसे सब एकजुट होकर के कोई काम करते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। गोकुल धाम के नॉर्मली भी अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम एक साथ होकर के कोई काम करते हैं तो वो चीज़ कैसे ना कैसे करके हो ही जाती है। यूनाइटेड एफर्ट्स, आप सबने स्टोरी भी सुनी होगी कि एक जो पिता थे उन्होंने अपने 4 बच्चों को लकड़ियाँ पकड़ाई, बंडल्स पकड़ाए, सबको कोई नहीं तोड़ पाया, सबने एक साथ मिलके तोड़ा तब वो इजीली टूट गया। तो दैट इज़ यूनाइटेड एफर्ट्स लगाना। फिर आते हैं कि इस पेंटिंग के अंदर ऑफ कोर्स हमें ह्यूमन लाइफ की वैल्यूज़ दिख रही है कि कैसे उस टाइम पे लाइक लोग इतने सारे एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं संथाल फैमिली पे। तो ये राम किनकर बैच की बनाई हुई पेंटिंग है, स्कल्पचर है, 1938 की है, सीमेंट एंड कंक्रीट से बनाई गई ये स्कल्पचर है। ये आपको कहाँ पे दिख जाएगी, आपको रोड साइड पे दिख जाएगी, ये वाली जो रफ टेक्सचर से बनाई गई है संथाल फैमिली, जिसमें कि आपको मल्टीपल फिगर्स दिख जाएंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि जा रहे हैं ना, कहीं माइग्रेट कर रहे हैं। इस पेंटिंग का मेन फोकस ही यही है, माइग्रेशन। ठीक है, क्यों माइग्रेशन? क्योंकि खाने पीने की कमी है या फिर बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं ये लोग। तो इसमें कौन कौन दिख रहा है हमें? मेल, फीमेल, एक डॉग, एक चाइल्ड। ठीक है, सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं इस पेंटिंग के अंदर। सबके सब वॉक कर रहे हैं। फीमेल के सर पे, उनके सर पे लोड है और एक लेफ्ट साइड की वेस्ट पे उन्होंने अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है। और जो चाइल्ड है वो फ्रंट बास्केट में, 2 चाइल्ड है, एक फ्रंट बास्केट में भी बैठा हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं हैंगिंग। और जो बास्केट जो लटक रही है वो क्या है? बैलेंसिंग रॉड पे लटक रही है। और इस बास्केट के अंदर हम लोग देख सकते हैं हाउस होल्ड मटीरियल। ठीक है, और ये जो पेंटिंग है ये किस किस से बनाई गई है? ग्रेव, सीमेंट और रेड क्ले से इस पेंटिंग को बनाया गया है, जो कि है कहाँ पे? विश्व भारती शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। ये आपकी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट वगैरह में नहीं है, यही एक पेंटिंग है, याद रखना इस बात को। ठीक है, विश्व भारती शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल, आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पे दिखाया ना मैंने शांति निकेतन, ये तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्राइज अनहर्ड एंड गणेशा पे। ओके गाइस, सो फाइनली अब हम आते हैं हमारी लास्ट स्कल्पचर्स पे, जैसे जो है क्राइज अनहर्ड और गणेशा। तो क्राइज अनहर्ड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स में से अगेन एक है, जो कि बनाई है अमरनाथ सहगल ने 1958 में, और ये ब्रोंज की बनाई हुई स्कल्पचर है। इसके अंदर अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है या आने के चांसेस क्यों है मैं बताती हूँ, अभी पहले ख़त्म कर लेते हैं। मैन, वुमेन एंड चाइल्ड है इसके अंदर, रेज हैंड, उनके ऐसे हाथ ऐसे ऊपर हैं। आप भी कभी कहते हो ना हे भगवान क्या हो गया, तो कैसे आपके हाथ अपने आप ही हे भगवान क्या हो गया। पुराने ज़माने में अपने सॉन्ग्स देखे होंगे या फिर कभी मूवीज़ देखते हो तो उसमें ऐसा होता है ना हे भगवान। तो हमें जब हमें दुख होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए रोते हैं तो हमारे हाथ अपने आप ही ऐसे ऊपर हो जाते हैं। तो वही इस पेंटिंग स्कल्पचर में भी दिखाया गया है। ठीक है, ग्लूमी एंड मास्क, इनके फेसेस को ऐसे दिखाया गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा ग्लूमी, डिस्ट्रेस में है, सैडनेस में दिखाया गया है। ग्लूमी का मतलब मैंने आपको बताया था जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा सैड दिखाना, किसी चीज़ को डार्क वे में दिखाना। शोइंग एगनी एंड डिस्ट्रेस, मतलब ये सारे के सारे वर्ड्स देख रहे हो आप, खाली मतलब उनके अंदर का जो रोना है, उनके अंदर का कह लो आप जो पेन है, वही वर्ड्स यूज़ किया गया है इन पेंटिंग्स के अंदर। ठीक, और ये जो इतनी सिंपल तरीके से इस स्कल्पचर को बनाया गया है, तो इससे इसकी स्ट्रेंथ पता चलती है कि कैसे ये जो स्कल्पचर है इसके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। लाइक तुम्हें देख के पता चल रहा है कि हाँ भाई इसके बहुत दुख हो रहा है इस स्कल्पचर को देख करके हमें। तो इसमें क्राइज ऑफ ह्यूमन भी दिखाया गया है इस स्कल्पचर के अंदर। और क्या है? हॉलोनेस, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो ज़िंदगी चल रही है उसको दिखाने के लिए इनके हेड्स में ऐसे हॉलोनेस दिखाया गया है। फिर आते हैं हम कि इसमें ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ भी दिखाई जा रही हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ कैसे दिखा रहे हैं ये लोग कि भाई ऑफकोर्स सी बात है, उस टाइम के जो लोग थे उसमें बहुत ज़्यादा उन्हें दुख दर्द हो रहा था। तो ये ऑफकोर्स मतलब यही बात समझ रहे हो ना कि मैन, वुमेन और चाइल्ड, ये ह्यूमन से तो लिया गया है। ठीक है, क्यों मैंने गणेशा में कहीं मेंशन नहीं किया कि इसमें ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ दिख रही हैं, इसमें दिख रही हैं। इससे पहले जो संथाल फैमिली था उसमें दिख रही हैं, उससे पहले ट्रायम्फ ऑफ लेबर था उसमें भी दिख रही थी, क्योंकि इसमें एक्चुअल ह्यूमन यूज़ किए गए हैं, एक्चुअल ह्यूमन को पोर्ट्रे किया गया है। ठीक है, अच्छा अब इससे अगर क्वेश्चन आता है कि क्राइज अनहर्ड के बारे में लिखो, कहीं नाम नहीं मेंशन है कि क्राइज अनहर्ड है या फिर अमरनाथ सहगल की है, कहीं नाम मेंशन नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ वैल्यूज दिख रही है इस स्कल्पचर में, क्राइज ऑफ ह्यूमन पता चल रहा है, ग्लूमी, एगनी, डिस्ट्रेस, ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करनी है इसकी पेंटिंग, इसका पेंटर और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है।
ठीक है। ग्लूमी याद रखना, क्राइज ऑफ ह्यूमन और ह्यूमन लाइफ वैल्यूज याद रखना। और आपसे डेफिनेटली बोलेंगे कि दिस इज अ स्कल्पचर करके, दिस इज अ स्कल्पचर दैट इज शोइंग ह्यूमन लाइफ वैल्यूज इन विच वी कैन सी देयर आर क्राइज ऑफ ह्यूमन एंड देयर इज ग्लूमी फेसेस और वी कैन सी एगनी एंड डिस्ट्रेस इन दिस पेंटिंग। ठीक है, स्कल्पचर। तो आपको स्कल्पचर से तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हाँ भाई स्कल्पचर वाले उससे ही है ये पेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है कि उसमें क्या क्या वर्ड्स दिए हुए हैं। ग्लूमी, एगनी, डिस्ट्रेस, क्राइज ऑफ ह्यूमन। तो ये सारे वर्ड्स कहाँ पे आ रहे हैं? क्राइज अनहर्ड में आ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं लास्ट स्कल्पचर पे फाइनली, दैट इज गणेशा, जिसमें जो कि बनाई है पीवी जानकीरम ने 1970 से 1980 के बीच की ये स्कल्पचर है। वायर, टिन और ऑक्सीडाइज कॉपर से ही इस स्कल्पचर को बनाया गया है। इसमें देख सकते हैं जो गणेश जी हैं उनके हम देख सकते हैं डांसिंग पोस्चर पे ये स्कल्पचर बनाया है, जिसमें कि उनका लेफ्ट फुट डाउन है, राइट जो है वो उनके नी के पास, लेफ्ट लेग के पास फोल्डेड है, राइट जो ऊपर वाला हाथ है एक में लोटस बर्ड है और लेफ्ट वाले हैंड में एनग्रेवर है, और जो बीच के जो उनके दोनों हाथ है उसमें वो वीणा बजा रहे हैं। और तो और इसमें हम लाइक मैंने आपको देख रहा होगा कि मैंने ऊपर भी यहाँ पे भी लिखा है मैंने वायर, टिन, ऑक्सीडाइज कॉपर, और नीचे यहाँ पे भी मेंशन किया है मैंने ये मेटल, टिन एंड कॉपर वायर। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है, वरना डिस्क्रिप्शन इतना छोटू सा हो जाएगा कि टीचर बोलेगा कि कुछ आता ही नहीं है। तो इसको मेंशन करना कि हाँ भाई मेटल, टिन, कॉपर वायर और डिफरेंट डिज़ाइन के वायर से ये स्कल्पचर को बनाया गया है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट अगेन। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमने रिवाइज कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा लिए, सब कर लिया, तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा हमारा। फ्रेश माइंड से जाना, सो के जाना उससे एक दिन पहले, ये नहीं कि आज पेपर है और 2 बजे 3 बजे तक पढ़ रहे हैं। आराम से 10-11 बजे तक सो जाओ और कल जाकर तभी फ्रेश मूड पे पेपर दे सकते हो तुम लोग। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर। अच्छा, मैंने अपने चैनल पे ना व्लॉग्स भी डालना शुरू किया है, तो इफ़ यू गाइज वांट तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।